नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। देश और प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि देश में लगातार दूसरे दिन भी 2.5 लाख से ज्यादा केस मिले हैं। प्रदेश में हर रोज यह आंकड़ा लगभग 7,000 के पार हो रहा है। अकेले गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में करीब 3,900 नए केस मिले हैं। अब लिहाजा इन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार भी अलर्ट मोड पर है। इसमें सभी जिले अब रेड जोन में शामिल कर दिए गए हैं। पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। एसेंशियल सर्विस को छोड़कर बाजार और मॉल शाम 6 बजे तक ही खुल सकते हैं। रैली, धरना प्रदर्शन, इन सब पर पूरी तरह से पाबंदी है और नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। तो रेड जोन में है हरियाणा, चूंकि सभी जिलों को रेड जोन में रखा गया है। आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। रैली, धरना प्रदर्शन, इन सब पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन सख्ती बरत रहा है। खेल परिसर, स्विमिंग पूल और स्टेडियम, इन सभी को बंद कर दिया गया है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर्स, इनको भी बंद किया गया है क्योंकि आंकड़ा बेहद तेजी के साथ बढ़ रहा है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर में 50% स्टाफ के साथ ही काम करने की परमिशन है। बाकी सभी को वर्क फ्रॉम होम करने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के बिना नो एंट्री ये भी लागू हो गई है, यानी कि अगर आप वैक्सीनेट नहीं हैं तो फिर आपको पाबंद किया गया है बाहर जाने से। 26 जनवरी तक स्कूल और कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत तेजी के साथ सभी जगह पर आंकड़े आप देखेंगे बढ़े। 14 जनवरी को 7,591, 13 को 6,883, 12 को 5,746 और 11 जनवरी को 5,736। ये डे बाय डे आप देखेंगे 11, 12, 13 और 14 जनवरी कैसे ही आंकड़े बढ़े हैं। तो 11 जनवरी को 5,736 केस थे, 12 जनवरी को 5,746 हो जाते हैं, 13 को 6,000 से ज़्यादा ये आंकड़ा होता है। और ऐसे ही आप देखेंगे 7 जनवरी को भी 2,000, फिर 3,000, फिर 3,541 और फिर 5,166 10 जनवरी तक। और 7 जनवरी से लेकर के 14 तारीख तक यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन सिर्फ बढ़ रहा है। तो ये तो हो गई आंकड़े की बात, लेकिन बढ़ते केस के बीच में लोग अभी भी लापरवाह हैं। सरकार के आदेशों की धज्जियां जमकर उड़ रही हैं। गुरुग्राम के सदर बाजार का सबसे पहले आपको हाल दिखाते हैं, जहां पर 6 बजे के बाद भी कई दुकानें खुली हुई नजर आई। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने जो बाजार है उसको 6 बजे के पहले बंद करने की बात कही थी, लेकिन अब 6:15 का समय हो गया है। लेकिन अभी तक जो गुरुग्राम का सदर बाजार है, जो यहाँ भीड़ देखी जा रही है वो देखने से बनती है। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ जमा है, लेकिन जो दुकानें हैं अभी भी वो खुली हुई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिला प्रशासन की मैं बात करूँ या फिर राज्य सरकार की जो आदेश थे उसके कहीं ना कहीं उल्लंघन यहाँ दुकानदार करते नजर आ रहे हैं। तमाम जो दुकानें हैं वो अभी भी खुली हुई है और जो लोग हैं बाजार में लगातार बने हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की ये लापरवाही बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को कहीं ना कहीं निमंत्रण देती नजर आ रही है। जिस तरीके से जो भी आप दुकान देख रहे हैं, तमाम जो दुकानें हैं 6 बजे के बाद भी खुली हुई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से सख्ती के साथ इस आदेश की पालना की बात कही गई थी, गुरुग्राम के जो पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन लगातार सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की जा रही थी कि वो अपनी दुकानों को 6 बजे बंद कर दें और इसके बाद जो नाइट कर्फ्यू है सुबह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक वो लगातार बना रहे। लेकिन अभी जो दुकानदार है वो दुकान खुली हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। तो चलिए गुरुग्राम के बाद आपको करनाल का हाल भी दिखाते हैं, क्योंकि करनाल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मेन बाजार 6 बजे के बाद भी गुलजार नजर आए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आज करनाल जिले में 607 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2123 हो चुकी है। हालांकि रेड जोन में शामिल है करनाल, लेकिन बावजूद इसके लोग जो हैं सरकार की हिदायतों का पालन नहीं कर रहे। जिस तरह से 6 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, वो धरातल पर लागू नहीं है। आप देख सकते हैं ये शहर का मुख्य बाजार है और तमाम दुकानें जो हैं खुली हुई हैं। अभी जो है
समय भी हम आपको बताएंगे कि 6 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई ऐसी एक्टिविटीज बाजार में दिखाई नहीं दे रही कि अभी बाजार बंद हो जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम दुकानें खुली हुई हैं। मास्क की बात की जाए तो चाहे दुकानदार हो या राहगीर, वो मास्क का पालन नहीं कर रहे। हालांकि प्रशासन जरूर दावा कर रहा है कि सख्ती बरती जाएगी, लेकिन जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है उसको देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है या यही आशंका है कि लोग जो है कोरोना नियमों के प्रति सजग नहीं है। और जिस तरह देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग दुकानों पर नहीं है और मास्क का पालन भी लोग नहीं कर रहे। ऐसे में बड़ा खतरा जो है आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 1 जनवरी को ये संक्रमण की जो रफ्तार थी वो 0.4 थी, जो अब बढ़कर 14% तक पहुंच चुकी है। ऐसे में बड़ा खतरा जो है आने वाले समय में हो सकता है, जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। तो आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है उसकी तस्दीक करती हुई ये 2 रिपोर्ट हमने आपको दिखाई हैं और इसी तरह से कमोबेश आप देखेंगे तो पूरे प्रदेश के अंदर यही हालात हैं और इसलिए ये जो आंकड़ा है इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब आज की बहस के सवाल हैं उस पर भी नजर डालते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सवाल सबके जहन में इस समय यही है कि आखिर तीसरी लहर से राहत कब मिलेगी, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया जाए। पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, ये सवाल भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल इस बात का भी है कि नियमों की पालना से फिर लोग परहेज क्यों कर रहे हैं जब दिख रहा है कि आंकड़े इतनी तेज़ी के साथ बढ़े हैं। क्या दूसरी लहर को हम भूल गए हैं, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या स्थितियां बनी थी दूसरी लहर के अंदर, वो जब तक हम अपने जहन में नहीं रखेंगे बड़ा मुश्किल है कि इन स्थितियों को रोक पाना या कंट्रोल कर पाना। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को ध्यान रखना है और हम लोग भी आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों की जो लापरवाही बढ़ रही है, अब इससे निपटने का इंतजाम कैसे होगा और कैसे ये आंकड़े कम हो पाएंगे। आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बालमुकुंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बालमुकुंद शर्मा जी आपका भी स्वागत। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं इंडिया नेशनल लोकदल के। ओंकार सिंह जी आपका भी स्वागत। और डॉक्टर ए के पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिप्टी डीन हैं ESI फरीदाबाद के। डॉक्टर ए के पांडे जी आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। डॉक्टर ए के पांडे जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, किस तरह से देखा जाए, चूंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्राफ है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, आंकड़े हर रोज बढ़ जा रहे हैं, 50,000 के करीब अगर हम लोग देश में देखें तो ये आंकड़ा उसमें ऐड होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी पाबंदियां, इतना कंट्रोल करने की कोशिश करने के बाद भी आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे की क्या वजह है और क्यों ये जो आंकड़ा है इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है? देखिए, एक्चुअली सरकार भी शुरू से ही नेशनल लेवल चाहे स्टेट लेवल पर, लोकल लेवल पर ये बार बार लोगों को बोल रही है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बहुत ही इन्फेक्टिव है, माने ये ट्रांसमिशन बहुत तेजी से जाता है। और दूसरा इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये 1 से 2 दिन है। जो पिछले वेरिएंट थे वो 5 to 7 डेज 8 डेज तक थे, इसका 1 से 2 दिन है। मतलब इसका ये हुआ कि आप हमारे कांटेक्ट में आ जाते हैं अगर, और मैं पॉजिटिव हूँ, तो आपको कल या परसों सुबह तक आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। और दूसरा है कि एक आदमी 8 से 10 आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है, जो पहला 2 से 3 था। मैंने ये 4 से 5 गुना ज़्यादा इन्फेक्टिव है और इंक्यूबेशन पीरियड कम है। अब नेक्स्ट है कि इतनी फास्ट क्यों और लोगों में, क्योंकि देखिए लोगों को भी डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मैंने सेल्फ डिसिप्लिन और कोऑपरेट करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक रूल बनाती है, उसका फॉलो अगर आप स्ट्रिक्टली नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इसका नतीजा जो सामने दिख रहा है ऐसे ही होगा। तो हम लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ये हमारी और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार को इसमें सहयोग करें, तभी ये होगा। अगर इसको जबरदस्ती फोर्सफुली बाई पावर इसको कम नहीं किया जा सकता, हर किसी का योगदान इसमें बहुत जरूरी है। प्रोफेसर विधु रावल जी, अभी 2 जगह की तस्वीरें हम लोगों ने या रिपोर्ट हम लोगों ने देखी और हर जगह लगभग कमोबेश ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। एक तो लोग नहीं समझ रहे हैं, दूसरा यह है कि जो नियम बनाए गए हैं उनका भी एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो रहा। मार्केट 6 बजे बंद करने के आदेश हैं लेकिन खुली हुई नजर आ रही हैं, लोगों की भीड़ है वहां पर, मास्क लोगों के चेहरे से गायब हैं। कैसे रोकेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं उम्मीद करूंगा अपने साथी पैनलिस्ट से कि वो जिस प्रकार दूसरी डिबेट्स को खराब करते हैं, इस डिबेट में गंभीरता दिखाएं, संजीदगी दिखाएं, अपने समय पर आने पर बोले और हम सब मिलकर इस जो बड़ा मैनेज है, इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ रहे हैं। अब आपके सवाल पर सीधा सीधा आता हूं मैं कि आपने कहा कि ठीक है, ये सरकार की बार बार चेताने के बाद
नियम बताने के बाद और उनको लागू करवाने के बाद भी, सख्ती दिखाने के बाद भी, प्रशासन की सख्ती दिखाने के बाद भी कुछ जगह पर कुछ लापरवाही की जरूर तस्वीरें आ रही हैं। ये चिंताजनक भी हैं, ये खेदजनक भी हैं, और हम सबको इस काम को में जुटना पड़ेगा। हम सबको अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी पड़ेंगी। जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो अभी लेटेस्ट वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बहुत इन्फेक्टियस है, बहुत तेजी से इन्फेक्शन बढ़ता है। ठीक है, ये बात की पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, फैटेलिटीज इसमें ज्यादा नहीं हो रही हैं, या मोर्टेलिटी रेट जिस प्रकार से हम वेस्ट से देखते आ रहे हैं, ओमिक्रॉन पहले यूके और यूएस में, और उससे पहले जिस प्रकार साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था, तो वो जो ट्रेंड बता रहा है वो ये बता रहा है कि बहुत ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही है, मोर्टेलिटी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम सबको सतर्क रहना है, क्योंकि ये म्यूटेट भी तो कर रहा है, बहुत सारी म्यूटेशन सामने आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा था कि अब हमें जान के साथ जहान भी बचाना है, और उसके तहत ही हम लोग इस कोरोना जो कि अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, अगले कुछ सालों तक रहने वाला है, हमें इसके लिए एक टेम्परामेंट बनाना पड़ेगा, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हम सबको मिलजुल कर, कुछ जगह पर इसलिए थोड़ा दुख हुआ, खेद इस बात का हुआ कि कुछ सरकार विरोधी लोगों ने ऐसी बातें फैलाने लग गए कि कोरोना नहीं है। अभी ताजा बहुत जगह जो है यूट्यूब की कैंपेन्स चली। आवश्यक नहीं है कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन हम सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा। हम हर बार एक विघ्न संतोषी के रूप में, कभी विपक्ष के लोग हमारे साथी, कभी सरकार विरोधी दूसरे लोग जो है, हर बार जो है हर चीज का राजनीतिकरण ना करें। कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं, टफ मेजर्स की जहां पर आवश्यकता होती है, वहां पर विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। हम लोग जब भाजपा के लोग विपक्ष में थे, ऐसी सिचुएशंस में हम बारंबार खड़े होते रहे हैं। कभी प्रवासी मजदूरों को भड़काना, कभी वैक्सीनेशन के प्रति हतोत्साहित करना, इन चीजों को छोड़कर अब हमें एक रूपता दिखानी चाहिए और ठीक मैसेज को लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए। ऐसा मेरा यहाँ पर भी बैठे वक्ताओं के माध्यम से उनकी पार्टियों तक निवेदन है। बालमुकुंद जी, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ आंकड़े बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं लोगों की लापरवाही भी उसी प्रोपोर्शनेट में हम लोगों को दिखती है, क्योंकि जिम्मेदारी दोनों स्तर पर है। प्रशासन को एग्जीक्यूट कराना है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना है। लोग समझ ना रहे हों और प्रशासन की भी कई जगह पर लापरवाही की वजह से दुकानें या मार्केट प्लेसेस खुले हों, तो कैसे निपटा जाएगा इससे? देखिए, अभी आपने अपनी कुछ रिपोर्ट्स प्रस्तुत करी है, दिनचर्या की सदर गुड़गांव की करी है, करनाल की करी है। ये दोनों विषय दिखाते हैं सरकार गंभीर नहीं है, वो भी दिखाते हैं, और जनता की जवाबदेही में जनता की भी जिम्मेवारी बनती है। ये बीजेपी के प्रवक्ता इस तरीके की बात कर रहे थे, चलो उन पर हम नहीं जाएंगे। सरकार की जिम्मेवारी है अपनी, सरकार जिम्मेवारी का बयान करे। जैसे आज रेड जोन में घोषित किया आज, तो ये कमोबेश 10 दिन पहले स्थिति थी, सरकार तब भी कर सकती थी। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनता में अवेयरनेस की जरूरत है, और जनता कुछ अवेयर हुई भी है। अब हम बाजारों में जाते हैं, आप लोग भी देखते हैं, लोग मास्क भी लगा रहे हैं, लेकिन क्योंकि रोजी रोटी पेट का सवाल है, व्यवहारिक चीजें जो हैं, काम पे निकलना पड़ेगा, मजदूरों को मजदूरी करनी पड़ेगी, जो हैंड टू माउथ लोग हैं उनको अपना काम पे जाना पड़ेगा। ज्यादा जिम्मेवारी फिर भी सरकार की बनती है। सरकार जो दिशा निर्देश जो पालना करवाना चाहिए, अब बाजार 6 बजे बंद करना जिम्मेवारी है उन लोगों की भी जो दुकानदार है, लेकिन सरकार की उससे बड़ी जिम्मेवारी है। धड़ाधड़ 6 बजे चलान काटे, अपने लोगों को गश्त पर भेजे। सरकार के पास फोर्सेज है, सेना की, अर्धसैनिक बलों की मदद ले सकती है। सरकार तो हाथ पाते रहे बैठी है। कहीं सरकार, आप जिस बाजार में आपने कवर किया, आपने कहीं देखा कोई पुलिसमैन या कोई होमगार्ड का जवान या कोई पुलिस का नुमाइंदा, कोई तहसील के अधिकारी या कोई शिक्षा से जुड़े लोग जिनकी ड्यूटी लगाई, कोई भी नहीं है। मेरा सिर्फ ये मानना है, अवेयरनेस तो सबसे बड़ी चीज है, जरूरत है। विपक्ष की जो भूमिका होती है वो विपक्ष निभा ही रहा है, और हम तो बीजेपी के प्रवक्ता जैसे कह रहे थे, बुद्धिजीवी लोगों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इस देश को सबसे लंबे समय तक शासन दिया है, आजादी की लड़ाई लड़ी है, और बहुत सी बीमारियों से, महामारियों से लड़ाई लड़ी है। तो वो जो ये तो पहली बार महामारी का सामना कर रही है लोग, इसी में इनके हाथ पांव खुल रहे। हमने तो टीबी को, चेचक को, आपके 10 तरह की और बीमारियों को कांग्रेस ने तो फ्री इलाज दिया लोगों को, और फ्री इलाज लेकर के यहाँ तक ले आए। जब देश आजाद हुआ तब आदमी की उम्र कितनी थी और आज कितनी है, सारी चीजें। स्वास्थ्य सेवाओं का जितना बड़ा नेटवर्क कांग्रेस के टाइम में खड़ा हुआ, मैं तो चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे बढ़े। और देश तो सबका है, भाजपा वालों का भी देश है जो आज नए नए सत्ता में आए हैं, और जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया।
हम यूं नहीं कह रहे कि भाई देश हमने आजाद करा दिया, देश हमारा है, देश इनका भी है, लेकिन ये तो इनको समझना पड़ेगा कि कैसे सबको साथ लेके चलाते हैं। सबका साथ और सबका विकास कहने से काम नहीं चलेगा, अब दिखाना है। अब देश पर, पूरे देश पर एक खतरा मंडरा रहा है और इस सब को आगे आना चाहिए, सरकार को पहले आगे खड़े होना चाहिए। तो सरकार कर क्या रही है ये तो लोग देख रहे हैं। ये कोई प्रवक्ताओं के कहने से या टीवी डिबेट के कहने से चीजें बदलेंगी नहीं। सबसे बड़ा योगदान सरकार का है। सरकार अपनी तरफ से ऐसी पहल करे जिससे कुछ होता दिखाई दे कि भाई ये सरकार ने किया है। मास्क पे चालान काटने की बजाय 500 रुपए का आप चालान काट रहे हैं, वहां लोगों को बिठाएं, तहसील के लोगों को हर इलाके में ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए, वो मास्क बांट ही दे। मास्क आता 10 रुपए का, 500 रुपए उल्टा वसूल रहे हैं। तो ये चीजें दिखाई दे रही है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो ठीक दिशा में नहीं जा रही। अब ये बताइए 500 रुपए का चालान काटना जायज है या मास्क काटना? कांग्रेस के लोग तो मास्क काट रहे हैं। हमने तो पहले जो कोविड की लहर में 40 लाख रुपए अनुदान किया था। ठीक है, लेकिन बाल मुकुंद जी ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? भाई देखिए, चालान भी तो, सख्ती करनी भी तो जरूरी है ना। मास्क है लेकिन फिर भी नहीं लगा रहे हैं, जेब में मास्क रखा हुआ है, गाड़ी में मास्क भूल आए हैं, दुकान पर मास्क भूल आए हैं। ये तो हम लोग भी 2-4 होते हैं जब उनसे पूछते हैं। तो ऐसे लोगों का इलाज क्या है बाल मुकुंद जी? पहले दुकानदारों के चालान काटे ना, जो 6 बजे के बाद बिक्री होती है, वहां तो सरकार जीएसटी लेना चाहती है। दारू, एक बताइए आप, बाजार तो 6 बजे बंद होगा, शराब की दुकान 11 बजे तक खुली रहेगी। क्या प्रैक्टिकल है, क्या व्यवहारिक है ये बात? हमें आपस में प्रवक्ता के तौर पर बात नहीं करेंगे, आप एक आम जन के हिसाब से बात करेंगे। भाई दारू की दुकान तो 11 बजे तक खुली रहेगी और बाजार 6 बजे तक, और वो 6 बजे भी बंद नहीं होते। सरकार ये चाहती है कि हम अपनी तरफ से लागू कर दे और माल बिकता रहे, जीएसटी आती रहे। चालान पहले मास्क वालों के कटने चाहिए या दुकानदारों के कटने चाहिए? आप तय कर लो ये बात, आप ही बता दो। मैं कहता हूँ उस चालान के भी अब पक्ष में है, चालान करो, सख्ती करो, लेकिन सख्ती तो सदर बाजार की आपने रिपोर्ट दिखाई, मैंने तो दिखाई नहीं। मैं सदर बाजार नहीं, बाल मुकुंद जी, मेरा सवाल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, इसीलिए तो हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि दिन के समय में भी जब बाजारों में हम लोग जाते हैं या पूछते हैं किसी से, साहब मास्क क्यों नहीं लगाया, तो अजीब अजीब तरह के बहाने कि मेरी जेब में रखा हुआ मास्क। लेकिन अब आप उनको तो चालान करेंगे ना जिनकी जेब में मास्क है, फ्री देना चाहिए उनको मास्क, उस पर मैं आपके साथ हूं। लेकिन जो लोग हैं मास्क जिनके पास, वो भी नहीं लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या करेंगे? वो गैर जिम्मेदार लोग हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं सहमत हूं। ओंकार जी, आपका भी रिएक्शन चाहता हूं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं लापरवाही भी वैसे ही बढ़ती हुई लोगों की दिख रही है। कैसे कम होगा ये? आयुष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। आयुष जी, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। कोरोना काल में देखो कुछ न कुछ तो ऐसा होना चाहिए, हम अपने त्योहारों को भी नहीं भूल सकते। अब मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना से लड़ने की जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं है। ये हमने पिछली बार भी देखा, उससे पिछली बार भी देखा, सरकार तो कहीं नजर भी नहीं आई। मेरे भाई इसको अदरवाइज ना ले, लेकिन अगर मैं बताना चाहता हूँ, पिछली बार गुरुद्वारे, मंदिर, सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक व्यक्ति ना होते तो कोरोना में बहुत बुरी पोजीशन होती हमारी। क्या हम हालात बनी मजदूरों की। मेरे भाई, जब तक विपक्ष आपको समझाएगा नहीं, आप समझने वाले भी नहीं हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना में आज आम व्यक्ति, जो एक नॉर्मल आम मैन की बात कर रहा हूं, वो कोरोना से ना बिल्कुल भूल चुका है कोरोना को। उसके कई कारण है, क्योंकि उसने देखा कि सरकार एक ड्रामा कर रही है। कभी रैलियों में कोरोना नहीं गया, कभी किसान आंदोलन में कोरोना नहीं गया। आम व्यक्ति का जो डर है वो कोरोना से हट चुका है। ये आज सच्चाई हमारे को माननी पड़ेगी। आम व्यक्ति कहता है कुछ नहीं है कोरोना वरोना, लेकिन वास्तव में जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनको मालूम है कोरोना क्या है। और कोरोना एक व्यक्ति से लड़ने से दूर नहीं होगा। और मैं अपने भाई से, विधु रावल जी से पूछना चाहता हूं कि आज 2,64,000 केसेस नए आए हैं, इनमें ओमिक्रॉन के केसेस तो कुछ हैं, तो क्या बाकी वाले केसेस पहले वाले कोरोना के? पहली बात तो ये जरूर बताएं, ताकि जनता में इस बात में भी दिमाग खराब हो रहा है कि ओमिक्रॉन तो थोड़े से हैं, ये पहले इन्होंने टेस्टिंग बंद कर दी थी, पहले केसेस खत्म हो गए थे, या अब केसेस आए हैं? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने पॉलिसियां शुरू से ऐसी करी कि जनता का विश्वास कोरोना से उठना शुरू हो गया। शुरू में जनता बहुत डर गई थी इससे, लेकिन इन्होंने जब ताली बजवाई, थाली बजवाई, दिए जला दिए, अरे लाइटें बंद करके मोमबत्ती जलवा दी। कमाल है, साइंस का जमाना है और प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं, तालियां थालियां बजवा रहे हैं। इन चीजों से लोगों का विश्वास उठा है। अब मैं आना चाहूंगा अपने शहर के ऊपर, अंबाला छावनी के ऊपर। अरे भाई 2 मिनट रुक जाओ, बात कर लेना, फिर तुम कर लेना, घंटा बोल लेना। अंबाला छावनी में अनिल विज जी इसी हल्के से हैं। पिछले साल इन्होंने, जब कोरोना की लहर चल रही थी, एक जो नेता होता है उसको सारी जनता उसको फॉलो करती है, नेता क्या कर रहा है। कोरोना की बड़ी लहर में
इन्होंने सुभाष पार्क का इन्होंने उद्घाटन किया, मंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री ने। और मैंने जब आरटीई लगा के पूछा कि यहाँ पे कितने पुलिस वाले थे, तो मुझे पता लगा 450 से ऊपर पुलिस वाले वहां थे। जब मैंने डीसी से आरटीई लगाई और पूछा कि क्या अनिल विज ने आपसे परमिशन ली, आज तक जवाब नहीं आया। इनके जो नेता हैं उनको अपने जो काम करने हैं वो तो जरूरी है, आम जनता मरती है। अब मैं आपको चालान वाली बात कर, चालान काटना बहुत जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन चालान से एकत्रित हुई राशि अगर जनता में वापस चली जाए, मैंने आरटीई के थ्रू पता लगा पिछले 2 महीने में जब वो कोरोना था, सिर्फ अंबाला में 1,36,00,000 रुपए का इन्होंने चालान काटा। उसमें से कुछ पैसे अगर मेरे भाई बाल मुकुंद जी कह रहे थे मास्क डिस्ट्रीब्यूट करने में लगा दें, तो एक मास्क अगर सरकार लेगी तो मुश्किल से 1 रुपए 1.5 रुपए का कॉस्ट करेगा। वही मास्क बाजार में 10 रुपए का मिल रहा है। अगर सरकार चालान काटने को अपना अधिकार समझती है तो मास्क देना भी इसकी ड्यूटी होनी चाहिए। और बहुत बड़ी बात यह है कि सरकार ड्यूटियां तो बहुत लगाती है, अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं। आज भी 134 के दाखिले के लिए अभिभावक सड़कों पर घूम रहे हैं, इकट्ठे घूम रहे हैं। उनको कोरोना से डर नहीं लग रहा क्योंकि उनके बच्चों की एडमिशन नहीं हो रही। सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में फेल है। फिर आप अगर नगर परिषद चले जाओ, नगर निगम चले जाओ, वहां जाके जरा लाइनें देखना, आधार कार्ड ठीक करवाने के लिए कितनी लाइनें लगी हुई है, एनटीसी ठीक कराने के लिए कितनी लाइनें है, और प्रॉपर्टी आईडी का तो पूछो ही ना, म्यूटेशन टैक्स, इन सब के लिए सारे डिपार्टमेंट भरे पड़े हैं। तहसील में चले जाओ, तहसील में उनका कुल मिलाकर के आपका कहना यह है कि सरकार की संजीदगी नहीं, जहां काम होना चाहिए, जो फोकस होना चाहिए वहां पर नहीं। मतलब है कि सरकार अपने विभागों में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती, क्यों व्यक्ति को नाजायज तौर पर। ठीक है, चलिए डॉक्टर ए के पांडे जी, डॉक्टर ए के पांडे जी, डॉक्टर ए के पांडे जी, ठीक है, चलिए डॉक्टर ए के पांडे जी, ठीक है, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, लेकिन डॉक्टर ए के पांडे जी, एक तो अभी मौजूदा सिचुएशन में क्या करना चाहिए, डॉक्टर होने के नाते आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? दूसरा ये है कि लोगों को भी इस समय, जो लोग डिनाइल मोड में हैं या जो लोग जानते हुए भी, जो लोग सेकेंड वेव में या तो संक्रमित हुए या अपने परिजनों को खो चुके हैं, अगर वो भी अभी मानने को तैयार ना हो तो फिर ऐसे लोगों को हम जगाएंगे कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हेलो, एक बार थोड़ा लास्ट के कुछ पॉइंट आपके मैं ठीक से सुन नहीं पाया। पांडे जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग डिनाइल मोड में हैं उनको कैसे जगाएंगे, जो लोग मानने को तैयार नहीं हैं, जो लोग इफेक्ट हो चुके हैं उसके बावजूद भी नहीं मान रहे हैं, अब ऐसे में क्या करेंगे? नहीं, ये डिनाइल मोड में तो वही अगेन वो जागरूकता ही, क्योंकि जो लोगों में डर खत्म हुआ है ये बिल्कुल सत्य है। अदरवाइज लोग पहले बिल्कुल थोड़ा सा भी सख्ती से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी शायद सख्ती बढ़ानी चाहिए। हालांकि अभी भी हम लॉकडाउन के फेवर में नहीं है क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो जिस रफ्तार से केस बढ़ रहे हैं ये निश्चित रूप से उसके रोकने का प्रयास करना चाहिए। और उसमें लोगों को जागरूकता, वही जो 5 जो एक यूनिवर्सल मेजर्स है, सेफ्टी मेजर की वैक्सीनेशन, मैंने दोनों डोज की वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित करें, मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन, और ओवर क्राउडेड प्लेसेस में न जाए। लेकिन ये जो मेन बीमारी है ये ओवर क्राउडेड प्लेसेस में जाने की और क्राउडिंग की, ये एक्चुअली ये कम नहीं होगा तो केस कम नहीं होंगे। नहीं, डॉक्टर ए के पांडे जी, एक सवाल और यहाँ पर ओंकार जी ने उठाया, मुझे लगता है कि आप उसको और बेहतर बता सकते हैं। एक तो ओमिक्रॉन को लेकर के हम लोगों ने देखा कि ये जानकारी आई कि बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, लेकिन ओमिक्रॉन के स्पेसिफिक केस जब हम लोग देखते हैं तो वो संख्या कम है। तो अभी ये जो केसेस इतने ज्यादा 2.5 लाख के आसपास जो हमको दिख रहे हैं, ये कौन से वेरिएंट के केस हैं और क्या टेस्टिंग कम हुई, इसके पीछे हम लोगों ने देखा कि जो केसेस हैं वो कम है, या अचानक से इतने ज्यादा केसेस कैसे आने शुरू हो गए? थोड़ा सा अगर इस विषय को आप समझा पाए। पांडे जी, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, मुझे आपकी आवाज जी, ए के पांडे जी, मेरा सवाल यह था कि अभी जो केसेस आ रहे हैं उसमें ओमिक्रॉन के जो स्पेसिफिक केस हैं वो तो कम हैं, तो अभी ये जो केसेस 2.5 लाख तक पहुंच रहे हैं, ये कौन से वेरिएंट के केस हैं, ये अचानक से कैसे बढ़े? नहीं, ये ओमिक्रॉन के ही केसेस है। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग जो होती है सारे पॉजिटिव केसेस की नहीं होती है। हम लोग कुछ सिलेक्टेड 5 to 10% रैंडम जाता है और उसमें से देखा जाता है कि कितने ओमिक्रॉन है। तो ये नंबर ऑफ केसेस जो आते हैं वो एक्चुअली में एक्चुअल नंबर दिखाते हैं, जबकि परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ केसेस ओमिक्रॉन के ही ज्यादा हैं। इसमें निश्चित रूप से अभी कुछ नवंबर के पहले तक के जो डेटा आए हैं उसमें कुछ डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस भी थे, ओमिक्रॉन कम थे। बट ये दिसंबर और जनवरी के जो केसेस हैं इसमें मेजोरिटी केसेस ओमिक्रॉन के ही हैं।
इसीलिए इसमें सीरियस केसेस नहीं आ रहे हैं। और पहले आप देखे होंगे कि ज्यादातर हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। अभी जो भी हमारे यहाँ भी जो ये फरीदाबाद में भी जो केस एडमिट है, इसमें बहुत ही रेयर 4-6 मरीज हैं हमारे हॉस्पिटल में, बाकी जगह पर भी यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी हो। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ केसेस होम आइसोलेशन पर है। और कुछ लोग हॉस्पिटल में वही लोग आए हैं जिनके यहाँ पर होम आइसोलेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो ऑब्वियसली ये मेजोरिटी ऑफ केसेस ओमिक्रॉन के हैं। प्रोफेसर विदुर रावल जी, जवाब दें आप। मैं हर बार ऐसी किसी डिबेट में आता हूं तो उम्मीद करता हूं कि कम से कम आज तो विपक्ष जो है, आज तो कम से कम राजनीति नहीं करेगा। और आज तो मैंने खुद अपनी बात शुरू करने से पहले प्रार्थना भी की, निवेदन विनती भी की, लेकिन खैर मुझे हार्श नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने आज खुद ही इस बात को कहा है। फिर भी ये लोग अपने चरित्र से हट नहीं सकते। अब मैं बताऊं इनकी बातों में क्या डिस्पेरेंसीज है। कांग्रेस वाले मेरे जो भाई हैं उन्होंने कहा अचानक से बोलने लगे, उन्हें किसी ज्योतिषी ने बताया कि टेस्टिंग कम कर दी गई है। हाँ, वो किसी गलत प्रदेश का बुलेटिन पढ़ाए हैं। उनके द्वारा शासित प्रदेशों में जिसकी बहुत बड़ी भर्त्सना हो रही है, इंडियन एक्सप्रेस अगर उन्होंने कल का पढ़ा होगा तो उन्हें पता चलेगा कि पंजाब में जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर आश्चर्य देख लिया करो, ये लोक दल के साथी ने उठाया बात, मैंने नहीं उठाई ये बात। अपने बारे में बालमुकुंद जी अच्छा नहीं लगता भाई साहब, मैं चुप रहा था ना। ये तो सुनने आप कर रहे हैं, ये हमारे लोक दल के साथी ने उठाई है ये बात। जब आपको ये अब लिखो ना, मैंने ये बात नहीं उठाई। ठीक है, चलिए बालमुकुंद जी, जब मैं बोलने लगा नहीं आप ये कोट करेंगे ना, ये हमारे साथी ने उठाई है लोक दल के। ठीक है प्रोफेसर विदुर रावल जी, ठीक है। बालमुकुंद जी ने ये बात नहीं की, ओंकार जी ने कहा कि केसेस अचानक से कैसे बढ़े, ये ओमिक्रॉन के हैं या डेल्टा वेरिएंट के हैं? मैं बता देता हूँ, एक बार रिकॉर्ड मैंने नोट किया हुआ ये। बालमुकुंद जी ने कहा कि ये सरकार ने टेस्टिंग कम कर दी है, मैंने नोट किया तुरंत ही। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है कि उन्होंने नहीं कहा, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक साथ दो का जवाब दे दूं और ये बता दूं मैं कि ओमकार जी, क्योंकि उनको तो ना तो प्रदेश में ना तो देश में कहीं किसी स्थान पर उनकी सरकार है, ना कहीं आने वाली लगती है, उसके भी कई कारण है। वो ये समय आप पे भी आएगा, आप निश्चिंत रहिए। ये वही बीजेपी है जिसके केंद्र में सिर्फ 2 सीट थी, इस बात में ना आइए आप। ठीक है, चलिए। राजस्थान में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है उसको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं इस डिबेट को लोअर नहीं करना चाहता हूं, ये बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिबेट है। इससे कुछ ना कुछ दर्शक को निकलना चाहिए, कुछ उसके फायदे की बात निकलनी चाहिए। और इसी बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर आज भी 49,573 टेस्टिंग हुई है, जो कि अपने से बड़े पंजाब, राजस्थान से ज्यादा है। महाराष्ट्र से कम है, लेकिन महाराष्ट्र से थोड़ी सी कम है, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। इसके बाद भी आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। नहीं, इतने कंजूस आप हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं। हम इस एक विकट परिस्थिति में आपसे केवल इतना सहयोग चाह रहे हैं कि आप कम से कम भ्रम तो मत फैलाइए। दूसरी बात, एक तो शुरू तो किया मेरे भाई ने ये कहने से कि सरकार चालान क्यों नहीं काटती है। एक बार अपनी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो खुद आश्चर्य, कितना विरोधाभासी बातें करते हैं। शुरू तो किया ये कहकर कि चालान क्यों नहीं काटते, फिर कहते हैं कि 500 रुपए के चालान क्यों काटे जा रहे हैं। अरे भाई, डैम इफ यू डू एंड डैम इफ यू डोंट, यानी आप करें तो भी गलत और ना करें। इसी प्रकार की सरकार के साथ आपको अगर कुछ मदद नहीं कर सकते, अगर आपके जो संगठन है भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरह सेवा ही संगठन का हम एक कार्यक्रम चलाए हुए हैं, अगर आप आपके संगठन के कार्यकर्ता इतना पॉजिटिव काम समाज में नहीं कर सकते तो ना करिए। कम से कम मुंह तो बंद रख सकते हैं, कम से कम अपने ट्वीट जो जिस प्रकार से राहुल गांधी सुबह आकर लगते हैं उसको तो बंद कर सकते हैं। और एक बेहतर काम कर सकते हैं। आपने एक और अच्छी बात कही, इन्होंने कहा कि जी नए नए सत्ता में आए हैं, तो ये जो पुराने से सत्ता पर काबिज बैठे थे, जिनको जनता ने बेदखल कर दिया है सत्ताओं से, वो अपने जहां 1-2 प्रांत की राज्य रह गए वहां पर कोई मॉडल तो प्रस्तुत करें। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे बुरा कौन फेयर कर रहा है? पश्चिम बंगाल, वहां पर इन्होंने सहयोग देकर चुनाव लड़ा है। इनके महाराष्ट्र के अंदर सेकंड वेव कभी गई नहीं, जहां से अमेठी से हार के वायनाड से चुनाव लड़कर आए हैं, केरल से राहुल गांधी जी, वो उनके वहां से सेकंड वेव ही अब तक नहीं गई। एक महत्वपूर्ण बिंदु और उठाया था इन्होंने कि ये ओमिक्रॉन के केसेस की इंडिकेशन कम क्यों है। उसमें एक टेक्निकल आंसर मैं इनको बता देता हूँ कि जीरोम टेस्टिंग होती है, वो जो टेस्टिंग होती है उसके रिजल्ट 6 से 7 दिन लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 10-10 दिन तक भी लग जाते हैं। आपके लिए जानकारी के लिए दे दूं कि अपने यहाँ रोहतक के अंदर भी जीरोम टेस्टिंग का हमने एक सेंटर, एडवांस सेंटर जो है शुरू कर दिया है, वहां से टेस्टिंग हो रही है। ये जो केसेस आ रहे हैं, ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट में जो पॉजिटिविटी आती है,
वो केसेस क्या किया, फिर उसके सैंपल जो है जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं, उनमें कुछ समय जरूर लग जाता है, लेकिन सभी सैंपल्स को नहीं भेजा जाता। उसकी भी एक मॉडलिंग है, वो डॉक्टर साहब बेहतर बता पाएंगे, और वो सारा साइंटिफिक वे है। मेरा आपसे बार बार ये कहना है कि हरियाणा जो कि इस समय पूरे देश को लीड कर रहा है इस फाइट में, और मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि पहली जो डोज है हमारी, हम 2,18,80,724 लोगों को, जो कि 99% से भी अधिक है हरियाणा की जनसंख्या की, जो टारगेटेड सेक्शन था, उसको दे चुके हैं। जो दूसरी डोज है वो हम 76%। ठीक है, लेकिन विदु रावल जी, एक कॉमन सवाल जो दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता का था वो ये था कि बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका आपकी इसलिए है क्योंकि सत्ता के अंदर आप लोग हैं। अगर कहीं भी कोई लैक्स हो रहा है, कहीं भी अगर लोग नियम को तोड़ रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन आपको तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये कहने से काम नहीं चलेगा कि ये आपका साथ दें, ये साथ दें या ना दें, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। मैं अपने दोनों साथियों से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। ये जिम्मेदारी पूरी सरकार की है, और हम इसके लिए, देखिए, सबसे पहले जब विधानसभा के सत्र में 16 तारीख को, विधानसभा के सत्र में 16 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, आज से 1 महीना पहले, जब हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने खड़े होकर कहा कि हम 1 जनवरी से ये नियम लागू करने वाले हैं, तो उस समय ये विपक्ष के लोग ही बोले कि ऐसा क्यों, ये कोरोना का झूठा डर दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखा, एक के बाद एक प्रांतों ने, अगले उनको 10 दिन लगे समझने के लिए। अब अपनी प्लानिंग में बहुत आगे चल रहे हैं। आप बताएं तो मैं एक के बाद एक आंकड़ा बता सकता हूं किस प्रकार कर रहे हैं। जिम्मेदारी हमारी है, निश्चित तौर पर हमारी है, लेकिन मेरा जो निवेदन है, विपक्ष कुछ भी नहीं कर सकता तो कम से कम भ्रम तो ना फैलाए, झूठ तो ना फैलाए, हतोत्साहित तो ना करे। इनको क्या करना चाहिए, अगर ये हमने भी विपक्ष में रहे हैं, लंबे समय तक रहे, क्या करना चाहिए? 3 पॉइंट छोटे छोटे से बताता हूँ क्या करना चाहिए। नंबर 1, पूछ के काम करेगा। चलिए बालमुकुंद जी, बताने की कोर्स है, चलिए कोशिश करते हैं। ठीक है विदु रावल जी, अब बालमुकुंद शर्मा जी की बात को सुन। पूछ के काम करेंगे विदु रावल। अगर हम विदु रावल जी की बात को मान लेते हैं, सरकार का काम अपने सत्र पर सरकार को काम करना होता है, और विपक्ष का काम की भूमिका है उनकी आवाज उठाना, जो चीजें छूट जाती है। सरकार अपना काम करे और विपक्ष अपना काम कर रहा है। इसका मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूं। भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, जब लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है विदु रावल जी, अब सुनिए बालमुकुंद जी की बात को सुन लीजिए। विदु रावल जी सुनिए। हाँ, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो सरकार को करते रहना चाहिए, विपक्ष अपनी बात रखती रहेगी। उसका मैं एक उदाहरण देता हूँ बहुत बड़ा। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो जो आरएसएस के या जनसंघ के लोग ये कह रहे थे कि अंग्रेजों का राज अच्छा है, तो या तो फिर इनकी बात मान करके हम बैठ जाते घर पे, लेकिन हमने जंग आजादी की लड़ाई जारी रखी और आजादी प्राप्त कर ली। इसी तरीके से मैं कहता हूँ, आप टीके लगाते रहिए, आप कोरोना का इलाज ढूंढते रहिए, आप काम करते रहिए, विपक्ष अपनी बात रखता रहेगा। उसमें से आपको जो ठीक लगता है वो मानते रहिए, अगर आपको नहीं ठीक लगता आप लोगों को टीकाकरण कर। अब जैसे आपने ये बताया, मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे हरियाणा में अगर 99% पहली डोज लगी और 76% दूसरी डोज लगी, तो आपको मुबारकबाद प्रदेश की जनता देगी। अगर मान लीजिए मैं क्रिटिसिज्म करता भी हूं, तो सुन तो रही है ना प्रदेश की जनता, जो आपकी कमियां। कभी भी आप विपक्ष के लोगों को, ये फर्क है, अटल बिहारी वाजपेयी तक भाजपा का ये चरित्र नहीं था। आप हमें दुश्मन समझने लगे हैं, जबकि हम आपको भी ये बताते हैं, हम लोग विचारधारा अलग है, हम एक देश के नागरिक है, प्रदेश के नागरिक है। अरे इतनी दुआ सलाम तो आपस में होनी चाहिए। कभी हमारा आप आमने सामने हो जाए तो हम क्या एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते? राहुल जी ने परिसंसद में गले लगा था मोदी जी को, वो तो मोदी जी बड़ा दिल नहीं दिखा पाए, इसलिए पड़े थे, वो गले लगाया नहीं था, गले पड़े थे, और फिर आंख भी मारी थी। ये उसके बाद आंख भी मारी थी। बच्चों को दीजिए, और सरकार की जिम्मेवारी आप निभाइए, देश को जिम्मेवारी मैं निभाऊंगा। जो सरकार की कमियां रह जाती है मैं वो बताता रहूं, ताकि आपका ध्यान कमी पर जाए। नहीं बालमुकुंद जी, मतलब क्या कमी हो रही है, थोड़ा सा यहीं पर बता दीजिए ना, इस प्लेटफॉर्म से ही बात समझ में आ जाए। कौन सी ऐसी 2-3-4 चीजें हैं जो इस पर अभी ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं? ये इंडिया न्यूज हरियाणा मेरे प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा। सारी दुनिया देखती है रात की डिबेट, लोग घरों में बैठते हैं कि इंडिया न्यूज हरियाणा पे डिबेट देखें। कमियां क्या है मैं बताता हूं। एक तो ये जिले वाइज जो बंटवारा किया है, क्योंकि हम एनसीआर में पड़ता है हरियाणा हमारा, और दिल्ली के चारों तरफ है। सबसे ज्यादा आज दूसरी वेव से भी ज्यादा केस दिल्ली में आए हुए हैं। आज इन्होंने कितने दिन के बाद रेड जोन में पूरे हरियाणा को किया है, जबकि ये डे 1 से 1 जनवरी से रेड जोन माना सीधा पूरी बात होगी। दूसरी जो बात है, जैसे सैंपलिंग की जो बात इन्होंने कही है, एक नया नियम इन्होंने लागू कर दिया कि वे होम आइसोलेशन,
जबकि तैयारियां इन्होंने ये बताई थी कि रेलवे के कोच भी हमने ले रखे हैं। होम जो छोटे घर है उसकी मैपिंग कौन करेगा, जो छोटे छोटे घर है जिनके पास। अब मैं यूं कह दूं मेरे पास 250 गज का फ्लैट है, इस तरीके के लोग कितने लोग हैं? विद्युत से अच्छे मकान में बैठे दिखाई दे रहे हैं मुझे हमारे लोकल के, लेकिन कुछ छोटे छोटे घर हैं वो होम आइसोलेशन में कैसे रखते हैं? वो तो फिर फैलेगा ना कोरोना। मैं ये कहता हूँ आप लिख के रखिए, बीजेपी के प्रवक्ता से मैं निवेदन करूंगा वो जवाब दे। वो प्रैक्टिकली डॉक्टर जाए, टीम जाए, ये देखे वो व्यक्ति अपने घर में होम आइसोलेशन की सारी सुविधाएं है नहीं, जैसे दिल्ली में है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी सरकार है, लेकिन उनको इस बात के लिए मैं देता हूँ कि उन्होंने ये तय किया जिनका घर छोटा है उनको पार्कों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में हर जगह आइसोलेशन के सेंटर बना रखे हैं। हमारे हरियाणा में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल ठीक है, हमारे लोकदल के प्रवक्ता साथी ने, हमारे बड़े भाई है, उन्होंने कहा पिछली वेव में भी मंदिरों में, गुरुद्वारों में लंगर लगे, तब जाकर के प्रदेश की जनता को, आम जनता खड़ी हुई है, तब जाके कोरोना की दूसरी लहर लेने का हमने सामना किया। सरकार ये तय करे होम आइसोलेशन में किसको रखना है और किसको हमारे सार्वजनिक स्थल पर होम आइसोलेशन के सेंटर बनाना है। तीसरी जो सबसे बड़ी कि लोग होम आइसोलेशन में हैं या कोरोना की चपेट में आज के, उनको किट उसी समय 10 के अंतराल के अंदर किट प्रोवाइड करा देनी चाहिए ताकि वो जल्दी रिकवर करें और आगे फैला नहीं सके। चलिए जहां पर जो एपिसेंटर पड़ जाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है पंचकुला में एक सेंटर, वहां एक ही दिन में 9 व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं कोरोना के। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ये भी लिख लें बीजेपी, तो उसके बाद कोई सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं, अदरवाइज जहां 9 व्यक्ति एक ही कॉर्पोरेशन में। ठीक है बाल मुकुंद जी, ठीक है, ये जो आपने कंस्ट्रक्टिव बात बताई है ना, मुझे लगता है कि इस पर ही अगर हम लोग चर्चा करें ना पॉइंट टू पॉइंट, तो हो सकता है कुछ सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ जाएं। ओंकार जी पहले ओंकार जी, ठीक है बाल मुकुंद जी, थोड़ा सा ऑडियो में भी आपके डिस्टर्बेंस है, ऑडियो आपके ड्रॉप हो रही है। ओंकार जी, हाँ, कोरोना महामारी से हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे, सरकार भी साथ चाहिए, विपक्ष भी साथ चाहिए। लेकिन मैं अपने भाई से प्रार्थना करूंगा, भाई विपक्ष के मुंह में अपनी बात घुसेड़ने की कोशिश न करो। विपक्ष प्रदेश का आपसे ज्यादा समझदार है, उसको मालूम है क्या करना है। और अब मैं बताना चाहूंगा कि हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार कोरोना की इस वेव से लड़ने के लिए प्रत्येक 1000 व्यक्ति पे 2 बेड की आवश्यकता है। हरियाणा में 2 करोड़ 90 लाख लोग हैं, इस हिसाब से हमारे को 58,000 बेड की जरूरत है। मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करूंगा जरा ये जरूर बताएंगे जिले वाइज, हल्के वाइज, ताकि लोगों का डर खत्म हो। आज मैं बताना चाहूंगा हरियाणा में सिर्फ 20,000 बेड उपलब्ध है, जबकि हमारे को 58,000 बेड की जरूरत है। और जो कंस्ट्रक्टिव बात है वो ये है कि सरकार का रोल ये है, बातें करने से बात नहीं बनेगी। वेंटिलेटर कितने हैं, ऑक्सीजन कितनी है, कहां है, ये हल्के वाइज अगर सरकार व्हाइट पेपर जारी करे, मेरे भाई विधु रावल 1-1 मिनट में उंगली खड़ी करते हो, इसको जेब में डाल लो, 2 मिनट दूसरे को भी बात करने दीजिए। हल्के वाइज हल्के वाइज आप इसका हल्के वाइज बताइए। और मैं विधु रावल जी सुनिए, आप दूसरे को शिक्षा देते हो, बीच में ना बोलिए, बीच में मेरे को बोलने आता है। आप ये एक हल्का वाइज कम से कम व्हाइट पेपर जारी कीजिए ताकि लोगों को पता लगे। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, आपके विभाग में, हर एक विभाग में आप वैक्सीनेशन चेक करने का आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। आपने लगा दिया कि वैक्सीनेशन के बगैर सरकारी विभाग नहीं जाएगा, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। जाके नगर परिषद में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, वहां पे मैं कहता हूँ वैक्सीनेशन के लिए एक पॉइंट भी बन जाए, जिसके वैक्सीनेशन नहीं लगी वहीं आधार कार्ड लेके उसके वैक्सीनेशन लगा दी जाए। और जिसने मास्क नहीं लगाया वो मास्क भी सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और एक और बताता हूं बात में, आज वैक्सीनेशन के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट भी बनने शुरू हो चुके हैं, ये सरकार को चेक करना चाहिए। विधु रावल जी चेक कीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, डुप्लीकेट वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट 300 रुपए में, 500 रुपए में मिल रहे हैं। और एक चीज और बताऊंगा, इस महामारी के टाइम में हर एक सरकार ने, आप सरकार की बात नहीं कर रहा, अब तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने मुफ्त टीकाकरण की, आपने निःशुल्क टीकाकरण देके कोई बड़ा काम नहीं किया। आपको भारत रत्न नहीं मिलने वाला इसके लिए। आपके मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो वैक्सीनेशन के ऊपर, ये क्या शो करती है, ये क्या आपका में अवसर ढूंढने की आपकी आदत है, आपकी। चलिए ओंकार जी आपने जो बात उठाई, चलिए उसका मैं जवाब एक एक करके ले लेता हूं बहुत जल्दी से। विधु रावल जी जवाब दें। विधु रावल जी जवाब। बहुत जल्दी बताऊं, इनकी जानकारी के लिए 2-3 चीजें बता दूं, मैं नोट कर लें। ये भी ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया में मुफ्त वैक्सीनेशन हो रहा है, बिल्कुल गलत जानकारी है इनके पास।
केवल भारत की बात कर रहा हूँ। अभी तक जितनी सरकार आई है सबने मुफ्त लगाई है, आपने मुफ्त नहीं लगाई। भारत में सब जितनी सरकार आई है, ठीक है। अरे आपके मोदी जी ये बात ठीक है विदुर रावल जी, विदुर रावल जी उनका कहना यह है कि देश में जितनी भी सरकारें रही उन्होंने मुफ्त में वैक्सीनेशन किया, आपने कोई नया काम नहीं किया। ऐसा है जी, ऐसा है। देश के अंदर पहले भी कांग्रेस के प्रवक्ता भी ऐसी एक गलत बात बोल चुके हैं। उन्होंने कहा कि महामारी हमने कैसे हैंडल की, बता देता हूं। उनके तो 62 साल तक ट्यूबरक्लोसिस के अब जो है इंजेक्शंस नहीं पूरे हुए। उनको बता देता हूं प्लेग के इंजेक्शंस कब लगे हैं उनके। डेंगू से आज तक क्या आपके टाइम में लाखों मजदूरों को पैदल जाना पड़ा, आप याद कर लीजिए। ठीक है ओंकार जी अब जवाब तो सुनिए भाई। ओंकार जी सवाल उठाए तो जवाब सुनिए। ओंकार जी जवाब सुन लें। ओंकार जी जवाब सुनिए। बोलने का मौका नहीं मिलेगा इसलिए बीच में बोल रहे हैं। चलिए ओंकार जी जल्दी से बता दूं आपको कि हिंदुस्तान जो 138 करोड़ वासियों का देश है, आपका और मेरा सबका देश है। भारत है, हिंदुस्तान इंडिया सब बड़ा निःशुल्क, हिंदुस्तान जो है सबसे बड़ा निःशुल्क वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए हुए है। बड़े बड़े विकसित देशों के पहले अंदर भी भी हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ, ये छोड़ दीजिए। पहली बार नहीं हुआ, पहले भी फ्री हुआ, पहले पैसे लेके टीके नहीं लगे। मोदी जी को कहना यहाँ देखेंगे 2 टीकों के निशान लगे हुए, कंधे पे लगे हुए, आपके नहीं लगे हुए। रूस के क्यों अमेरिका से क्यों नहीं खरीद रहे? आपकी जानकारी में बता दूं कि अब WHO ने कहा है कि भारत की दोनों निर्मित जो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये नए वेरिएंट पे सबसे ज्यादा कारीगरी हमारी वैक्सीनेशन है। अरे आपने नया क्या किया ये बताइए, आपने कौन सी नई चीज की ये बताइए। दुनिया के अरे आपकी जगह कोई दूसरी सरकार होती वो भी वैक्सीनेशन लगाती, आपने क्या नया किया। हर विषय को राजनीति लेके आए कीजिए। अंतिम अपनी बात ये कहकर पूरी करूंगा कि हरियाणा जो है पूरे देश के अंदर कई मानकों पे लीड कर रहा है और बहुत सारे इनके मुख्यमंत्री बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है, पेपर 1 में नंबर 1, पेपर लीक में नंबर 1 है और महंगाई में भी नंबर 1 हो चुका है। लीड कर रहा है हरियाणा, हमारे को नजर आ रहा है महंगाई में, बेरोजगारी में। चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। कुछ कंस्ट्रक्टिव बात होती, पूरी उम्मीद ये थी। हालांकि अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर विषय पर राजनीति, इसलिए कोरोना पे भी राजनीति हो रही है। लेकिन राजनीति से इतर सूचना हमको और आपको यह है कि अगर हमको और आपको अपना ख्याल रखना है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जो गाइडलाइंस है उनको संजीदगी से लें। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।